हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पाइथन पेपर थर्ड के बारे में क्वेश्चंस के डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं, वैल्यूज आपकी एग्जाम में डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चंस एकदम 100% यही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट होगी। और इस प्लेलिस्ट के जब सब सारे के सारे आप वीडियो देखेंगे, तब आपको कहीं न कहीं बेनिफिट होगा। और अगर आप इधर देखते हैं वीडियो, 2-4 उधर देखते हैं, तो आपको फ़ायदा एक भी नहीं होने वाला है। तो एक-एक करके हमारे सारे वीडियोज़ को देखते जाइए, और क्वेश्चंस को जैसे मैं बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, क्या उसमें लॉजिक्स यूज़ हो रही हैं, उनको भी ध्यान में रखते जाइए। ठीक है? तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। यहाँ पे जैसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जैसे यहाँ पे जो है, एक ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट में वैल्यू पूछ रहा है कि यहाँ पे m डिवाइड बाय अगर n करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा। तो जैसे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको पहले हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा। जैसे अगर कोई नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे m की वैल्यू दी है 28। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पे 5 को जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे जब 25 वैल्यू आई है, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है? पहला क्या है कि m डिवाइड बाय n क्या आएगा, और m फ्लोर डिवीजन क्या आएगा n, और m मॉड n क्या आएगा। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है? तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, m डिवाइड बाय n, तो जब भी ये डिवाइड अगर लगा होता है, तो इसमें जो है डेसिमल में वैल्यू आती है। डेसिमल में वैल्यू का मतलब है कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते टाइम पे जब तक ये डिवाइड होता जाएगा, जैसे यहाँ पे पॉइंट लगा के अगर हमने 0 लगाया, और यहाँ पे 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30। तो 30 यहाँ पे जब आया, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, 0, मतलब रिमाइंडर आ गया 0। तो जो ये m डिवाइड बाय n है, ये इसकी क्वेश्चन वैल्यू जब यहाँ पे निकलेगी क्वेश्चन वैल्यू, तो यहाँ पे कितनी आएगी, 5.6। यहाँ पे क्वेश्चन वैल्यू क्या आएगी, 5.6। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए डेसिमल वैल्यू नहीं, यहाँ पे फ्लोर डिवीजन की बात कर रहा है, तो जो 5.6 हमारा ये आया है क्वेश्चन, तो इसमें डेसिमल वाली वैल्यू को हटा देते हैं, जो इंटीजर वैल्यू होती है उसी यहाँ पे का आंसर ये निकालता है, m फ्लोर डिवीजन n। इसको कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, इस तरीके से जो लिखा होता है, तो इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन। ठीक है? तो ये फ्लोर डिवीजन क्या करता है, जो भी पॉइंट में वैल्यू होती है उसको हटा के जो भी इंटीजर वैल्यू बचती है उसको निकाल के यहाँ पे दे देगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 5। m मॉड n करेंगे, तो यहाँ पे मॉड का काम क्या होता है, रिमाइंडर निकालना। मॉड का काम क्या होता है, रिमाइंडर निकालना। तो रिमाइंडर कहाँ पे आता है, इस जगह पे। तो इसको पॉइंट में हमको डिवाइड नहीं करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो 28 लिखा हुआ है। 28 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पे जितने टाइम्स जा रहा है, जैसे 5 टाइम गया तो यहाँ पे 25 आ गया, और इसका रिमाइंडर कितना है, 3। तो ये रिमाइंडर जो आ रहा है, ये हमारा कौन बताएगा, m मॉड n। तो इस वाले का आंसर क्या होगा, 3। और अगर m फ्लोर डिवीजन पूछता है n की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। जैसे यहाँ पे जो है क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन का मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो इंटीजर फॉर्म में आएगी। तो जब इंटीजर फॉर्म में आएगी वैल्यू, तो यहाँ पे 5 को जब डिवाइड किए थे 5 से, तो यहाँ पे क्या आया था, सी ऑप्शन, मतलब यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है? तो इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा डी वाला इसमें सही होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए यहाँ पे भी आउटपुट पूछ रहा है, तो आउटपुट वाले में जैसे अभी मैंने 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू दी है 90, और एक 7 दी है। तो जब यहाँ पे 90 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा ये, 7 1 जा 7। तो यहाँ पे कितना आया, 2, यहाँ 0 आ गया। और इसमें कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। यहाँ पे आ गया 14, और यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो ये जो आ रहा है यहाँ पे, तो ये कौन बताता है, जब मॉड लगा होता है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आ रही पूछ रहा है, वो मॉड की ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है, 6। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता है m डिवाइड बाय n फ्लोर डिवीजन, तो यहाँ पे आ जाता 12। और अगर यहाँ पे जो है m डिवाइड बाय n लिखा होता, तो इसकी वैल्यू पॉइंट में आ जाती। ठीक है? तो एक क्वेश्चन आप अगर प्रिपेयर कर लेंगे, तो उससे 2-3 क्वेश्चन आपके जो है सही हो सकते हैं, उस टाइप के और भी आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है? तो इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, थर्ड वाले में कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
अब यहाँ पे जैसे m की वैल्यू दी है 79 और n की वैल्यू दी है 64। तो m यहाँ पे चेक कर रहा है क्या जो m है वो लेस देन n है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे अगर, तो 79 क्या लेस देन है 64 से। तो यहाँ पे जब इसकी कंडीशन चेक होगी तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ट्रू या तो फॉल्स आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा। तो इनमें से हमको चेक करके बताना है। तो यहाँ पे जो ये ऑपरेटर लगा है ये कौन से टाइप का ऑपरेटर है? तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर होता है। यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर। देखिए एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं जो डिटेल में बता रहा हूँ ये सारी चीजें, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन फंस सकता है। फंसने का मतलब है कि अगर ये पूछ लिया कि इसमें ये जो ऑपरेटर लगा है ये कौन से टाइप का ऑपरेटर है, तब आप बताएंगे रिलेशनल ऑपरेटर। लेकिन अगर पूछता है कि यहाँ पे इन दोनों में कंडीशन क्या हो रही है, तो कंडीशन या तो आप बताएंगे ट्रू या फॉल्स। या तो इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसका टाइप पूछ सकता है कि टाइप क्या होगा। तो टाइप अगर पूछता है तो टाइप में यहाँ पे जब हम इसको चेक करेंगे तो इसका टाइप आएगा बूल। बूल का मतलब होता है बूलियन। ठीक है? ये पूरा बूलियन नहीं होता है। इसका जब आप लोग टाइप चेक करेंगे तो वहाँ पे आइडियली में चला के देखेंगे तो यहाँ पे क्लास लिख के आता है बूल। ठीक है? तो ये याद रखिएगा आप। तो इस तरीके से जो है कई सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे चीज़ें तो आगे अभी जो मैंने क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो वो भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पे जो चीज़ें पूछ रहा है उसको पहले हम बताते हैं। जैसे कह रहा है कि 79 क्या लेस देन हमारा 64 है? तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। यानी कि ये कंडीशन रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स। और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो फॉल्स लिखा होना चाहिए, उसका पहला लेटर जो लिखा होगा एफ, वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे स्मॉल होंगे। अगर उसमें आपसे ऑप्शन में कहीं स्मॉल फॉल्स पूछता है और यहाँ पे कैपिटल भी फॉल्स पूछता है, तब क्या लगाएंगे आप? तब यहाँ पे पहला वाला जो कैपिटल लेटर का होगा वही आप ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है? तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। ठीक है? और इन सारे पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में जो है लिख भी लीजिए कि यहाँ पे जैसे ये अगर पॉइंट लगा रहे हैं, डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, लेस देन लगाने पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन लगाने पे क्या आ रहा है, ट्रू फॉल्स की वैल्यू कैसे लिखी जाती है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। फोर्थ वाले में भी कह रहा है कि यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसके जो है हम लोग देखते हैं कि आंसर क्या आएँगे? तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो पहली वैल्यू दी है 92, 92 चेक कर रहा है क्या 35 है ग्रेटर देन? तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट में क्या प्रिंट होके आएगा? तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा? ट्रू आएगा। येस और नो कभी आता ही नहीं है आइडियली में, या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है वैल्यू, वो भी पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है? अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स। जैसे यहाँ पे m की वैल्यू जो दी है, m की वैल्यू दी है फॉल्स। देखेंगे आप तो यहाँ पे कैपिटल F लिखा है और यहाँ पे कैपिटल T लिखा है। तो m की वैल्यू फॉल्स, n की वैल्यू ट्रू। तो m और एंड n जो लिखा हुआ है तो इसकी कंडीशन होती है m एंड n की जो होती है यहाँ पे कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होगी कि अगर एंड लगा हुआ है तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे m की एक कंडीशन है और एक n की कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए? बोथ कंडीशंस आर ट्रू। यहाँ पे जो भी कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी? ट्रू होनी चाहिए दोनों। मतलब अगर ये m की कंडीशन है वो भी ट्रू है और एंड लगा है और n की भी कंडीशन ट्रू है, तभी इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर इसका रिजल्ट जो आ रहा है ट्रू, ये दोनों का दोनों ट्रू होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई, मान लीजिए पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, इस तरीके से दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। ये एंड की बात हो रही है, एंड जब ऑपरेटर लगा होगा तो। अब यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि जो एंड ऑपरेटर है वो कौन से टाइप का ऑपरेटर है। तो जो एंड होता है वो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में यहाँ पे एंड आता है, और आता है और नॉट आता है। तो इस तरीके से मतलब ये तीनों ऑपरेटर पूछ सकता है कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, या एंड लिखा होगा और लिखा होगा तो वहां पे उसको पूछ सकता है कि वो कौन से टाइप का ऑपरेटर है। और इसकी कंडीशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे यहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन ट्रू, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो एंड के केस में क्या आएगा? ट्रू। नहीं तो यहाँ पे जो है अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका फॉल्स रिटर्न होगा। जैसे अगर मान लीजिए पहली कंडीशन फॉल्स हो गई और एंड लगा हुआ है, दूसरी भी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। और अगर मान लो दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा फिर आंसर? यहाँ पे इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे जब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं तो फॉल्स एंड ट्रू, तो फॉल्स एंड ट्रू का मैंने क्या बताया? मतलब कि अगर एक कंडीशन फॉल्स
यहाँ पे एंड अगर लगा हुआ है तो उसका आंसर ओवरऑल फॉल्स ही होगा। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शंस का क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे सिक्स वाले में देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे भी जैसे कंडीशन जो दी गई है, तो इस कंडीशन में वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे जैसे पहली जो कंडीशन दी हुई है वो दी गई है ट्रू और दूसरी फॉल्स। तो यहाँ पे लगा है और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एम की, यहाँ पे एम लिखा हुआ है और यहाँ पे और लिखा है, और जैसे यहाँ पे और ऑपरेटर जो लगा हुआ है, तो और ऑपरेटर की कंडीशन क्या होती है। अगर और ऑपरेटर है तो इसमें पहले जो कंडीशन होगी, जैसे अगर मान लीजिए एक एम कंडीशन है और दूसरी एन कंडीशन है, तो और में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू और ऑपरेटर लगा है, दूसरी कंडीशन ट्रू, तो इसका ओवरऑल आंसर जो आएगा वो ट्रू आएगा। और यहाँ पे जैसे पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। इसमें और में आएगा ट्रू और एंड में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसका जैसे मैंने बताया कि दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो यहाँ पे ट्रू आएगा आंसर, ठीक है। और अगर पहली कंडीशन फॉल्स दूसरी ट्रू है तो यहाँ पे इसका भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तब हमारा क्या होगा, आंसर आएगा फॉल्स। तो एंड में दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारा आंसर ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर एंड लगा है तो एंड में दोनों के दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तब जाके ट्रू होगा। तो ये आप कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स के केस में मैंने क्या बताया कि ट्रू अगर फॉल्स है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 7 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 7 में कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर फॉलोइंग द स्टेटमेंट। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है और यहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेटर नॉट होता है उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक क्वेश्चन हमारा एंड का हो गया, इसको एंड सिंबल बोलते हैं, एंड यहाँ पे पाइथन में लिखा जाता है। इसको यहाँ पे जो है और को इस तरीके से लिखा जाता है, और नॉट जो है ये नॉट का नॉट लिखा ही जाता है, ठीक है। और नॉट का सिंबल इस तरीके से होता है। तो या तो सिंबल आपसे पूछ सकता है या तो इसका आंसर पूछ सकता है कि क्या आएगा। जैसे यहाँ पे जो नॉट लिखा हुआ है तो ये नॉट हमेशा क्या करता है, अपोजिट रिजल्ट देता है। नॉट का मतलब क्या हुआ, अपोजिट रिजल्ट। यहाँ पे अपोजिट रिजल्ट आएगा। अपोजिट रिजल्ट का मतलब हो गया कि जैसे नॉट एम लिखा हुआ है, तो नॉट एम लिखा होने का मतलब है कि नॉट एम की वैल्यू कितनी है, ट्रू। तो यहाँ पे नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब हो गया कि ये ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। मतलब ये अपोजिट देगा। अगर नॉट ट्रू लिखा है तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और अगर यहाँ पे नॉट फॉल्स लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये भी जो है लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर ही आता है, कौन सा, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आंसर हमको क्या मिला है, फॉल्स। तो यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है इसमें। ये तो लॉजिकल ऑपरेटर के क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे जो है एट्थ वाले में, एट्थ वाले में भी आउटपुट निकालना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। ये लॉजिकल कैसे है कि एम की वैल्यू तो ट्रू दी है और एन की वैल्यू दी है फॉल्स, तो ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन प्रिंट में आप जब देखेंगे तो अभी ऊपर जब नॉट एन लिखा हुआ था, तो नॉट एम या एन जो भी लिखा था, तो ये ऐसे ही लिखा था। मतलब ये किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर या कहीं सिंगल कोट के अंदर नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे तो आप, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो स्ट्रिंग टाइप का जब हो गया तो इसका मतलब हुआ कि अब ये कोई कंडीशन नहीं चेक करेगा, जो प्रिंट में लिखा हुआ है वो एज इट इज आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट एन, मतलब यही जो लिखा है वही इसका रिजल्ट होगा। तो नॉट एन यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में सिंगल कोट में अगर मान लीजिए कुछ भी लिखा है या डबल नोटेड कॉमा में लिखा है इस तरीके से, अगर डबल नोटेड कॉमा में इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो वैसे का वैसे ही आउटपुट में रिजल्ट आएगा उसका। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा होता एम एंड एन इस तरीके से, तो ये इसका जो आंसर आता वो एम एंड एन ही आता, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नाइन्थ वाले पे। नाइन्थ वाले में क्या कह रहा है। अब ये हमारा अरिथमेटिक वाले से क्वेश्चन पूछ रहा है। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे कौन कौन से होते हैं पाइथन में। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे प्लस आता है, माइनस है, इनटू,
डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, मॉड और यहाँ पे इनटू इनटू, इसको क्या बोलते हैं? इनटू इनटू को इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू। एक्सपोनेंशियल का मतलब हो गया कि जो पावर वैल्यू निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर में यहाँ पे एक रूल होता है, PEMDAS, पेमडास, ठीक है। तो पेमडास में क्या होगा, यहाँ पे इसके रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आप लोग बॉड मॉस लगाते हैं, तो बॉड मॉस में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर यहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन। तो बॉड मॉस जब हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे उसके हिसाब से मैथ में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है पेमडास का रूल चलता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, इनटू होगा। इनटू होने के बाद जब इसमें ऐड किया जाएगा तो सेवन, सेवन इंटू फाइव यहाँ पे कितना आएगा, सेवन इंटू फाइव कितना आ जाएगा, यहाँ पे 35। और 35 प्लस 8 कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 43। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि 1 मिनट का टाइम होता है या टाइमर वहाँ पे नहीं होता है वो लेवल एग्ज़ाम में। तो आप उसको लिमिटेड टाइम में उसको सॉल्व कर पाएँ, इसलिए वहाँ पे कोई टाइमर नहीं होता है। और लॉजिकल क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आएँगे कि आप उसमें टाइम वेस्ट करें उतना, ठीक है। तो ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन आएँगे आपके, तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं 10th वाले में क्या कह रहा है। तो 10th वाले में व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले अब हम यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 9 इंटू, ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 15। तो 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 135। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और यहाँ पे फिर उसके बाद सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11th वाले में। 11th वाले में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे m की वैल्यू दी है 40 और यहाँ पे प्लस के साथ लगा है 01। तो देखिए यहाँ पे अभी जैसे मैंने प्रिंट में बताया कि अगर कोई सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है तो वो एज इट इज क्या होता है, वहाँ पे आ जाता है। तो जैसे 40 जो लिखा है, तो ये 40 कोई नंबर नहीं है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। इसको हम लोग स्ट्रिंग बोलेंगे। और ये जो 01 लिखा है ये भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, तो ये भी क्या है, हमारा स्ट्रिंग है। तो जब दो स्ट्रिंग के बीच में कोई प्लस ऑपरेटर लगा होता है तो ये दोनों की दोनों स्ट्रिंग क्या होगी, कॉनकैट हो जाएंगी। कॉनकैट होने का मतलब 4001 इस तरीके से आ जाएगा, मतलब ये दोनों की दोनों स्ट्रिंग जुड़ जाएंगी। जुड़ने का मतलब है कि एडिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये मैथ का एडिशन नहीं हो रहा है, ये दोनों के दोनों कॉनकैट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 4001। इसमें हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि 4001 है भी कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन दिया है 4001, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो 81 प्लस 34, ये तो एकदम ही सिंपल है। तो 81 प्लस 34 जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आने वाली है, यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। और 8 3 कितना हो गया, 11। तो यहाँ पे 115 आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो ना तो डबल कोट लगा है इस तरीके से, ना तो सिंगल कोट में लिखा है। तो अगर इस तरीके से लिखा होता तो इसका आंसर आ जाता 8134, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखा है तो इसकी वैल्यू एडिशन में कैलकुलेट होगी, तो इसका आंसर आएगा 115, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले, देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बस आपको लॉजिक याद रखनी है कि कब कौन सा चीजें सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है, आउटपुट क्या आएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि n की जो वैल्यू है वहाँ पे कितनी दी है, 45। मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है इनपुट एंटर द नंबर, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यूजर से एक्सेप्ट करने के लिए वैल्यू को रेडी करता है। यूजर इनपुट, इसको बोलते हैं यूजर इनपुट, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए इनपुट लिखा है। तो एक नंबर जब मांगेगा तो यहाँ पे जो यूजर ने नंबर दिया है वो क्या दिया है, 45। और यहाँ पे n की वैल्यू जो पूछ रहा है वो INT लिखा है, उसके बाद यहाँ पे m लिखा है। तो इसका मतलब हो रहा है यहाँ पे क्या, टाइप कास्टिंग, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब हो गया कि इसकी जो वैल्यू अभी इनपुट होगी इसमें, तो एज अ स्ट्रिंग इनपुट होगी। मतलब जो नंबर यहाँ पे यूजर दे रहा है वो किस फॉर्म में जा रही है, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो स्ट्रिंग फॉर्म में जब कोई वैल्यू होती है तो m में जब जाएगा तो वो भी स्ट्रिंग में ही जाएगा। मतलब 45 जो आया है वो किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो इसीलिए इसको क्या कर रहा है, अब स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग।
एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। दो टाइप की होती है, एक एक्सप्लिसिट एक इम्प्लिसिट होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट में कन्वर्जन करना पड़ता है और इम्प्लिसिट में ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइप कास्टिंग हो रही है, तो ये वैल्यू थी हमारी स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग से अब कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, इंटीजर में। तो जब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटीजर, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होके हमारे पास कितनी आ गई, इंटीजर आ गई। थोड़ा हम डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन कोई और मिलता है तो उसको हमको समझाना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद से उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 वाले पे। 14 वाले में आंसर देखेंगे क्या आएगा। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो डाटा टाइप ऑफ एम आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे डेटा टाइप पूछ रहा है कि ये कौन से टाइप का डेटा टाइप में वैल्यू रखी हुई है। तो एम इक्वल टू यहाँ पे 41, 54, 23, 68 इस तरीके से वैल्यू लिखी है, और यहाँ पे कॉमा के फॉर्म में वैल्यू सारी की सारी लिखी हुई है। तो एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथन में, कि डेटा टाइप्स जो होते हैं, एक लिस्ट डेटा टाइप होता है, एक हमारे पास टपल होता है, टपल डेटा टाइप, और तीसरा होता है डिक्शनरी, डिक्शनरी होता है, और सेट। तो ये डेटा टाइप्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो जो लिस्ट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है, सारे के सारी वैल्यूज कॉमा कर करके सेपरेट रहती हैं। टपल में जो वैल्यू होती है वो पैरेंथेसिस में लिखी जाती है। तो इसकी यही पहचान है कि अगर लिस्ट में वैल्यू है स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगी, ठीक है, और अगर टपल में है तो इस तरीके से पैरेंथेसिस में वैल्यू लिखी रहेंगी। लेकिन अगर डिक्शनरी होगी तो डिक्शनरी में इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में वैल्यू रहती है, और यहाँ पे की वैल्यू पेयर फॉर्म में रहती है वैल्यूज, की और वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे जो सेट होता है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में ही रहती है, लेकिन यहाँ पे यूनिक वैल्यू होती है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछता है इसमें से तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से कोई भी आंसर सही कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जो ये पैरेंथेसिस लगा हुआ है, तो पैरेंथेसिस लगने का मतलब यहाँ पे कौन सा टाइप है ये, तो यहाँ पे टाइप हो जाएगा हमारा टपल, क्योंकि ये पैरेंथेसिस में ही लिखा जाता है। और इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, जैसे यहाँ पे जो लिस्ट है, तो लिस्ट में अगर वैल्यू है तो यहाँ पे होती है म्यूटेबल। तो म्यूटेबल का मतलब हो गया कि लिस्ट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो टपल होता है हमारा, वो होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब हो गया कि यहाँ पे इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, बस हम इसको रिवाइज करवा रहे हैं आपको। जिसको नहीं पता है वो आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ एम की वैल्यू पूछ रहा है, कि एम की वैल्यू कितनी आएगी। तो जैसे अभी ऊपर ही मैंने बताया कि यहाँ पे अगर स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है तो ये क्या होगी, लिस्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लिस्ट, ठीक है। अगला वाला पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो एम की वैल्यू जो दी गई है वो किस टाइप में दी है, लिस्ट टाइप में। क्यों, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में है। और जो लिस्ट होती है तो लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है। यहाँ पे ये जीरो इंडेक्सिंग होगा, ये वन इंडेक्स होगा, और ये टू इंडेक्स होगा। तो अगर आप लोगों ने लिस्ट पढ़ा होगा तो लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है, जीरो वन टू इस तरीके से इंडेक्स हो गया, जो भी कॉमा से सेपरेट रहेंगी वैल्यू। और n इक्वल टू यहाँ पे क्या कह रहा है कि m1। इसका मतलब हो गया कि m1 मतलब m हमारी लिस्ट है, उसमें फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है सितंबर। तो n में क्या आ गया, सितंबर। तो n की वैल्यू प्रिंट कर रहा है तो क्या आएगा, सितंबर ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग करके आप वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इंडेक्स से पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर m इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी है 10, 12, 13, 14 इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई है, तो इसके सबके इंडेक्स होंगे। क्या क्या इंडेक्स होगा, जीरो पे ये है पहला इंडेक्स, ये वन पे है, ये टू पे है, और ये थ्री है। इसकी लेंथ पूछता है कि लेंथ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ एम। तो एम की जो लेंथ होगी, तो हम काउंटिंग जब करेंगे तो वो वन से करेंगे, तो ये वन, टू, और थ्री, फोर। तो इस तरीके से कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, फोर होंगे। तो लेंथ जब पूछता है तो फोर बताएंगे। और अगर इंडेक्सिंग वाइज कोई वैल्यू पूछता है, जैसे यहाँ पे एम जीरो की वैल्यू पूछ लिया, तो एम जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, 10। और यहाँ पे पूछ लिया कि एम वन की वैल्यू कितनी है, तो एम वन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 12 हो जाएगी। तो इंडेक्सिंग जब करेंगे तो जीरो से करेंगे, और अगर हम काउंटिंग पूछता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, तब हम काउंटिंग वन से करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 16 हो गया। 17 वाले क्वेश्चन में क्या करें, यहाँ पे भी आउटपुट बताना है।
तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि अगर लिस्ट कोई है, लिस्ट हो या टपल हो, दोनों में इंडेक्सिंग होती है। तो यहाँ पे m की वैल्यू जैसे 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है और ये 2 इंडेक्स पे है। m2 की वैल्यू पूछा है, तो m2 की वैल्यू का मतलब m लिस्ट का जो सेकंड इंडेक्स है, ये क्या है 67। n में कौन सी वैल्यू गई 67, तो 67 आंसर कहाँ पे है, पहला ही ऑप्शन है। ये हो गया आंसर सही। अगले वाले पे चलते हैं। 18 वाले में भी आउटपुट हमको बताना है कि 18 वाले में आउटपुट कितना आएगा। तो यहाँ पे जैसे ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है और ये 2। तो इसकी वैल्यू जब पूछ रहा है तो m0 पे क्या आएगा, m0 पे हमारा आएगा 75। 75 वैल्यू रख दिया। और m1 पे क्या आएगा, तो m का जो 1 इंडेक्स होगा वो कितना है 23। तो 23 पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे दोनों को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 538 आ जाएगा और 7 + 2 9। तो इसका आंसर क्या आएगा 98, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व करने में मजा आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जैसे लिस्ट है या टपल है तो उसमें कैसे कैसे वैल्यूज चेंज होती हैं, कैसे आंसर निकलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे m की जो वैल्यू दी है वो 0 इंडेक्स है। देखिए जैसे स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग में क्या करेगा कि ये पूरा पूरा जो कॉमा से सेपरेट हो रहा है तो ये पूरा 0 इंडेक्स होगा। फिर अगला वाला ये 1 इंडेक्स होगा और ये पूरा का पूरा 2 इंडेक्स होगा। तो इसमें जब देखेंगे तो 0 पे क्या आ रहा है, तो जुलाई आ रहा है। और यहाँ पे 2 पे क्या आ रहा है, तो दिसंबर आ रहा है। अब ये दोनों के दोनों जब इकट्ठे हो जाएंगे तो दिसंबर में इस तरीके से एक साथ कॉन्कैट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्कैट जब हो गया तो इसका आंसर कौन सा वाला होगा। अब जुलाई के साथ सितंबर तो होगा नहीं, क्योंकि सेकंड इंडेक्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा हमारा दिसंबर। तो दिसंबर और जुलाई किस में आ रहा है, बी वाले में आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब इसमें देखिए जैसे यहाँ पे m की वैल्यू दी है 17, n की वैल्यू दी है 5 और o की वैल्यू पूछ रहा है m इंटू एन। तो m इंटू एन होके कितना हो जाएगा 85। यहाँ पे 85 आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल था, तो सारे लोगों का सही हुआ होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 21 वाले में भी आउटपुट हमको निकालना है। आउटपुट में कैसे क्या निकालेंगे, चलिए आप लोग करके बताइए इसको जल्दी से। ये 0 इंडेक्स पे है, 1 2 3। जैसे ही आपको लिस्ट दिखे उसके इंडेक्सिंग कर दीजिए। इंडेक्सिंग करने पे जो जो वैल्यू जैसे पूछ रहा है m2, m2 का मतलब m लिस्ट में 2 इंडेक्स पे क्या है, तो 70 है। और यहाँ पे m0 की वैल्यू कितनी है 25 है, तो -25 कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी वाला 21 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगले वाले पे चलते हैं हम लोग। अब इसमें देखिए वैल्यू जो है, जो दी गई है लिस्ट, तो फिर से जब लिस्ट दी है तो इसकी क्या करेंगे हम लोग, इंडेक्सिंग तुरंत का तुरंत यहाँ पे कर देंगे 0 1 2 3। ये इंडेक्सिंग हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहले m1 की वैल्यू निकालिए। तो m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m1 की वैल्यू है 34 प्लस अगली वैल्यू कितनी है, यहाँ पे m2 की वैल्यू कितनी है 70। तो 70 ये वैल्यू आ गई। अब देखिए जैसे ये str लिखा है तो str का मतलब होता है कि कन्वर्टेड, कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग। यहाँ पे ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए str यूज किया जाता है, str फंक्शन होता है। ठीक है, तो जब ये m1 की वैल्यू है तो m1 की वैल्यू तो इंटीजर में थी, यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो इंटीजर में लिखी हुई है। तो इसको इसने बना दिया स्ट्रिंग। अगर डबल कोट लगा देते हैं तो ये क्या होता है स्ट्रिंग हो जाता है, या सिंगल कोट भी लगा देते हैं तो भी स्ट्रिंग हो जाता है। तो अगर मान लीजिए ये स्ट्रिंग बन गई, तो स्ट्रिंग में अगर प्लस के साथ कोई भी चीजें ऐड होती हैं तो क्या होती हैं, तो एज इट इज आ जाती हैं। तो 3470, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3470। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा हम लोग देखें दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे जैसे देखेंगे तो 3470 लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही फिर लिस्ट वाले क्वेश्चन का देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट मिली, तो लिस्ट का क्या करेंगे आप लोग इंडेक्सिंग करिए 0 1 2, ये वाला 3 और ये 4। तो 0 1 2 3 4 ये इंडेक्सिंग हो गई। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डेटा टाइप ऑफ एम, एम जो है उसका डेटा टाइप क्या है। तो एम का जो डेटा टाइप है वो क्या है, लिस्ट है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर पैरेंथेसिस होता तो टपल हो जाता। डिक्शनरी कब होगा, जब हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
नेक्स्ट वाले में टाइप बताना है कि ये कौन से टाइप का है। तो देखिए जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट तो लगा नहीं है, यहाँ पे केवल लगा है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इसको बोलते हैं सिंगल कोट। सिंगल कोट बोलते हैं, ठीक है। इसको प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं? सिंगल, CQUOTE, इसको सिंगल कोट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंगल कोट या डबल कोट में लिखा जाता है तो उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। और इस तरीके से str फंक्शन में यूज करके हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 24 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 25th में देखते हैं। 25th में यहाँ पे क्या कह रहा है? तो देखिए जैसे कर्ली ब्रैकेट मिला, तो कर्ली ब्रैकेट में मैंने क्या बताया था, ये कॉमा से सेपरेट होगी वैल्यू, और जो पहली वैल्यू होगी वो हमारी की होगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी कॉलन के बाद उसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू, ठीक है। तो ये की वैल्यू पेयर फॉर्म में एक वैल्यू हो गई, और अगली की वैल्यू पेयर फॉर्म में एक वैल्यू है, तो इसको हम लोग की बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वैल्यू, ठीक है। तो की वैल्यू, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि टाइप ऑफ एम, तो की वैल्यू से यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, केवल टाइप पूछ रहा है। तो टाइप अगर बताना है तो आप सबसे पहले ब्रैकेट देखिए, तो ब्रैकेट कौन सा लगा है यहाँ पे? कर्ली ब्रैकेट लगा है। तो कर्ली ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू होती है? डिक्शनरी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका सी वाला सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे तो यहाँ पे टाइप पूछ रहा है, तो ये भी एक कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो टाइप है कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो सेपरेट हो रही है केवल कॉमा से वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ये, यहाँ पे आंसर इसका क्या आएगा? तो जैसे अभी ऊपर मैंने बताया था कि अगर कर्ली ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पे जो भी वैल्यूज लिखी हैं तो यूनिक वैल्यू रखी जाएंगी। यूनिक वैल्यू का मतलब हो गया कि जब सेट होगा ये, तो सेट का मतलब है कि ये एक डेटा टाइप है। जैसे लिस्ट है तो लिस्ट हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस है तो ये टपल, कर्ली ब्रैकेट में अगर की वैल्यू पेयर फॉर्म में होगा तो डिक्शनरी बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे? डिक्शनरी। और यहाँ पे अगर वो कर्ली ब्रैकेट में लिखा है और वैल्यू सारी की सारी कॉमा सेपरेटेड है तो यूनिक वैल्यू अगर होंगी तो उसको बोलेंगे हम सेट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि ये सेट है, ठीक है। सेट एक डेटा टाइप है, ना कि कुछ सेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 27th पे। 27th में यहाँ पे टाइप पूछ रहा है, तो टाइप में जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एम का टाइप क्या है, तो एम में वैल्यू कितनी आ रही? ट्रू। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था तो यही बताया था कि जो ये ट्रू वैल्यू है ये कौन से टाइप की है, तो ये बूलियन की है, ठीक है। जो लोगों ने अभी देखा होगा ऊपर, तो मैंने बताया था कि इसका टाइप हमेशा बूल होता है, लेकिन इसको बोलते हैं बूलियन है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की वैल्यू ही इसमें रखी जाती है, या तो ट्रू होगी और या तो फॉल्स होगी, और वो भी पहला वाला एफ कैपिटल और टी कैपिटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? फोर्थ वाला डी, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं हम कि क्या कह रहा है। 28th में देखेंगे तो यहाँ पे भी टाइप पूछ रहा है, एम का टाइप क्या होगा। तो 28th में एम का टाइप जब देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ट्रू लिखा है, तो ट्रू में जो वैल्यू है वो स्मॉल टी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये जो वेरिएबल यूज कर रहा है वो स्मॉल टी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये मतलब सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर कैपिटल टी लिखा होता तो ये यहाँ पे क्या करता है, एरर थ्रो कर देता है, क्योंकि हम आइडेंटिफायर अगर पढ़े हैं तो उसमें कुछ रूल्स बताए गए हैं कि आइडेंटिफायर, वैलिड आइडेंटिफायर कौन से होते हैं और इनवैलिड कौन से होते हैं, ठीक है। अभी आगे वाले आगे कहीं क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे आइडेंटिफायर क्या होता है। लेकिन अभी यहाँ पे जैसे ट्रू की वैल्यू क्या बता रहा है, तो यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये भी किस में लिखा हुआ है? डबल इनवर्टेड कॉमा में। तो वैल्यू इसकी क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी, इसका टाइप जो आएगा वो स्ट्रिंग टाइप का आएगा, और नीचे वाले का एम टाइप का क्या होगा? तो वो होगा बूलियन का। तो यहाँ पे पूछ किसका रहा है ये? तो टाइप ऑफ एम पूछ रहा है, तो एम का टाइप कितना है? यहाँ पे होगा बूलियन, इसमें भी आंसर बूलियन ही होगा। लेकिन अगर ट्रू का टाइप पूछता कि ट्रू का टाइप क्या है, तो यहाँ पे क्या हम लगाते? तो यहाँ पे स्ट्रिंग लगाते, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप प्लीज कमेंट में हमको जो है बताइए कि हाँ ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नीचे चल रहा होगा, तो उस पे आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करिए, जो भी उसका आंसर होगा हम आपको वहाँ पे मैसेज करके बता देंगे, ठीक है। और अगर ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं तो उसका एक हम सेपरेट वीडियो आपको बना के आपको लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। 29th में क्या कह रहा है? 29th में भी यहाँ पे आउटपुट पूछ रहा है कि आउटपुट क्या आएगा इसका। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एम की वैल्यू दी है यहाँ पे लिसन, और ये इसकी क्या है? वैल्यू है। तो जैसे जो डिक्शनरी होती है उसमें की वैल्यू पेयर फॉर्म में वैल्यू होती है, तो ये की वैल्यू हो गई और इसका ये की वैल्यू हो गया,
और पता कैसे चलेगा कि की वैल्यू है? तो ये कॉमा से सेपरेट हो रहा है। जहाँ-जहाँ पे कॉमा से सेपरेट होगा, तो उसके पहले वाले को कॉलन के पहले वाले को की, कॉलन के बाद वाले को वैल्यू, फिर कॉलन के पहले वाले को की और कॉलन के बाद वाले को वैल्यू बोलेंगे। तो एम डॉट जब कीज़ यूज़ करते हैं, तो एक फंक्शन होता है हमारे पास, ये कीज़। तो कीज़ का मतलब हो गया कि जो-जो की है, उसको ये निकाल के देगा। तो इसमें की कौन-कौन सी है? लिसन और कौन सी की है? प्ले। तो यही दोनों यहाँ पे क्या होंगे? इसके की होंगे। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आंसर में क्या लिखा है? डिक्ट डॉट कीज़ और यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है? लिसन और प्ले। तो यही दोनों की है तो पहला ऑप्शन सही होगा। अब इसमें म्यूजिक और गेम क्या है? वैल्यू है। तो ये इसको अगर निकालना होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम डॉट वैल्यूज। अगर वैल्यूज लिखेंगे तो ये निकल के आएंगी वैल्यू म्यूजिक और गेम, तब ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर कीज लिखा हुआ है तो कीज में केवल कीज आएंगी, तो लिसन और प्ले आएगा, तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं 30 वाले पे। अब जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि आउटपुट बताइए, तो आउटपुट में क्या कह रहा है? जैसे यहाँ पे डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में ये की वैल्यू, फिर अगली की वैल्यू। इसमें देखिए वही मैंने जो ऊपर क्वेश्चन बताया, एम डॉट वैल्यूज, वैल्यूज कौन कौन सी है? म्यूजिक और गेम्स। तो म्यूजिक और गेम्स हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 31 वाले में क्या कह रहा है? 31 वाले में एक जैसे यहाँ पे डिक्शनरी बनी हुई है, तो इसमें की वैल्यू और ये दूसरी की वैल्यू, इसमें एम प्ले लिखा हुआ है। तो एम प्ले का मतलब हो गया कि एम एक डिक्शनरी है और इसमें जो की है उस की वैल्यू पूछ रहा है। तो एम की का मतलब हो गया कि एम प्ले, प्ले क्या है? हमारा की है। तो इस की वैल्यू कितनी आएगी? गेम्स आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या होगा? प्ले होगा। एम की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो वैल्यू क्या होगी? हमारी गेम्स होगी। तो गेम्स कहाँ लिखा है? ये डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोगों ने सारे के सारे, मैं जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा एक एक करके आपने सारे वीडियोस देख लिए, तो इसमें से कोई क्वेश्चन इधर उधर आना ही नहीं है। क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। अब ये नहीं कह रहे हैं कि हम सारा का सारा वही आंसर ही वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन वैल्यू चेंज हो सकती है, तो वो सारे के सारे जो वैल्यूज चेंज होगी, तो आप लोग इस तरीके से उसको सॉल्व करके निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ पे एम की वैल्यू जो दी है वो डिक्शनरी टाइप की है और यहाँ पे की वैल्यू है और ये अगली की वैल्यू है। तो इसमें जैसे लिस्ट लिखा हुआ है, तो लिस्ट एक फंक्शन होता है जो लिस्ट में कन्वर्ट करता है वैल्यू को। तो जैसे यहाँ पे एम डॉट वैल्यूज लिखा है, तो वैल्यू इसमें कौन कौन सी है? म्यूजिक और गेम्स। तो म्यूजिक और गेम्स जो है ये एक लिस्ट में आएगा इस तरीके से। ये म्यूजिक क्या आएगा? एक लिस्ट के फॉर्म में आएगा और ये गेम्स जो होगा वो भी किस में आएगा? इस तरीके से आएगा। और ये स्ट्रिंग है तो इसलिए यहाँ पे सिंगल कोट में लिखा रहेगा इस तरीके से। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे जो n है वो क्या है? एक लिस्ट है। तो लिस्ट में हमेशा पता है आपको इंडेक्सिंग 0 से होती है, तो 0 और 1। और यहाँ पे जब पूछ रहा है कि n 0 पे क्या है, तो n 0 पे अगर देखेंगे हम यहाँ पे तो क्या आ रहा है? यहाँ पे आएगा म्यूजिक। तो म्यूजिक आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n0 की जो वैल्यू आ रही है वो n0 का मतलब हो गया कि हमारा म्यूजिक आएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो गया। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 33 में? तो 33 में क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पे जो है डॉट आइटम्स, देखिए ये सारे के सारे डिक्शनरी के फंक्शंस है ना? जैसे एम डॉट कीज है, वैल्यूज है, आइटम्स है, गेट है, तो ये सब फंक्शन है। अगर आप लोगों ने ये फंक्शन पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आप बड़े इजिली कर पा रहे होंगे। तो जैसे लिस्ट में यहाँ पे लिखा है एम डॉट आइटम्स, तो आइटम में क्या होता है कि जो वैल्यू होती है यहाँ पे की वैल्यू को, इसको ये क्या करता है कि टपल फॉर्म में रिटर्न करके देता है। ठीक है, जो एम डॉट आइटम्स लिखा है तो की और वैल्यू को टपल फॉर्म में लिख देगा, मतलब यहाँ पे लिसन कॉमा म्यूजिक, इस तरीके से जो आएगा तो ये टपल में रहेगा। टपल का मतलब हो गया ये डेटा टाइप टपल बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब टपल टाइप का बन गया तो इसको फिर से लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब सबसे पहले तो ये जो आंसर इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा टपल फॉर्म में। ठीक है, और उसको कन्वर्ट किस में कर रहा है? ये लिस्ट में। तो लिस्ट में जब कन्वर्ट किया तो इसकी इंडेक्सिंग फिर से हो जाएगी। तो एन की जो वैल्यू पूछ रहा है कि एन की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? तो यहाँ पे आएगी प्ले गेम्स और ये लिसन म्यूजिक। तो ये देखेंगे तो जो पैरेंथेसिस लगा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर छोटे वाले ब्रैकेट में रहता है तो उसको हम टपल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे टपल में ये आ रहा है। तो जो वैल्यू दी है ये की है, ये वैल्यू है।
तो की वैल्यू को ये टपल में कन्वर्ट कर देता है कौन? एम डॉट आइटम्स। तो ये सारे फंक्शन आप लोग याद रखिए, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो m की वैल्यू 36 और चेक कर रहा है क्या 36 हमारा ग्रेटर देन 19 है। अगर ये ग्रेटर देन 19 होगा तो यहाँ पे ये पहला वाला स्टेटमेंट चलेगा, नहीं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगा। तो m की वैल्यू और कंडीशन याद रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे केवल जैसे देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पे इफ लिखा है तो कोई कंडीशन अगर चेक करनी होती है तो इफ में हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे इफ में क्या लिखते हैं? कंडीशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंडीशन। और यहाँ पे लगेगा कॉलन, ठीक है। और इस इंडेंट पे यहाँ पे जो भी कुछ लिखा जाएगा वो कंडीशन का पार्ट होगा, मतलब इफ कंडीशन जो भी लिखी होगी उस कंडीशन का पार्ट होगा। तो जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा इफ में 9 ग्रेटर देन 10 ये है, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। तो इसके इंडेंट पे जो कुछ भी लिखा होगा वो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो क्या होता? जैसे यहाँ पे अगर इफ लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है कि 10 हमारा ग्रेटर देन है 5, ये कंडीशन ट्रू है। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट में लिखा होता इधर हेलो, ठीक है, ये हेलो लिखा होता तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हेलो आएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इसका जो सेकंड पार्ट होता है एल्स वाले में, तो वो एल्स में चला जाएगा और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो प्रिंट में अगला वाला जो स्टेटमेंट है, मान लीजिए बाय लिखा है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू वाला यहाँ पे चलेगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाला एल्स में चला जाएगा, ठीक है। इसी के बेस बेस पे अगले क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे। तो आइए कंडीशन हम लोग चेक करें यहाँ पे कि कंडीशन ट्रू थी कि फॉल्स थी। जैसे यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो लिखा है 36, तो 36 क्या ग्रेटर देन m है? तो हाँ है। तो m की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे 100 प्रिंट हो रहा है, तो 100 ही इसका आंसर आएगा। तो 100 यहाँ पे रिजल्ट में शो करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे कंडीशन 35 लिखा होता ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखा होता 40, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। तो यहाँ पे जो आउटपुट आता वो कुछ भी नहीं आता, ठीक है, मतलब नन हो जाता, कोई भी आउटपुट नहीं होता, नन ऑफ द एबव, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा अभी मैंने बताया 35 वाले में ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है कि कह रहा है कि 50 क्या ग्रेटर देन 50 है। जैसे ये बताया कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगा, फॉल्स होगी तो एल्स वाला चला जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है? ये अगर कह रहा है कि 50 ग्रेटर देन 50, तो ये दोनों की दोनों जो कंडीशन है ये हमारी कंडीशन फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू थोड़ी ना हो रही है, 50 ग्रेटर देन 50 थोड़ी ना हुआ है। यहाँ पे अगर ये इस तरीके से लिखा होता 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तब ये कंडीशन हमारी क्या होती है? ट्रू होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है तब तो ट्रू होगा, लेकिन अगर इक्वल टू नहीं लिखा है तो फॉल्स होगा। तो फॉल्स है कंडीशन तो कहाँ जाएगा? इधर आएगा एल्स वाले पार्ट पे, ठीक है। अगर ट्रू होता तो यहाँ चल जाता ये। तो जब एल्स वाले पार्ट में आया तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है? 75, तो 75 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। m की वैल्यू दी है हमारे पास कितनी? 8 दी है ना। और 8 हमारा ग्रेटर देन क्या 7 है? कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो ये वाला, जब कंडीशन ट्रू है तो इसका जो स्टेटमेंट लिखा है इस इंडेंट पे यही वाला कंडीशन चलेगा। तो यहाँ पे ये पहला आंसर हो जाएगा। अब इसमें और भी चीज़ों को समझ लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए कंडीशन जो दी है इफ में, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो पहला स्टेटमेंट चल जाएगा। लेकिन अगर फॉल्स है तो एलिफ वाले स्टेटमेंट पे आएगा और इसको चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, नहीं तो फिर इसके एल्स वाले में चला जाएगा और यहाँ पे जो लिखा होगा वो चल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए हम चेक करते कि जो 10 है वो ग्रेटर देन 7 है, ग्रेटर देन 6 लिख देते हैं, तो कंडीशन ट्रू हो गई तो 50 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर? 50। लेकिन अगर 10 ग्रेटर देन हमारा हो जाता 20, तो 10 ग्रेटर देन 20 तो है नहीं, तो इस वाले पार्ट में आएगा। तो m की वैल्यू चेक कर रहा है क्या 20 हमारा इक्वल टू 7 है, मतलब 27 के इक्वल है, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है ये भी। तो अब कहाँ पे आएगा? सीधा एल्स में आएगा और क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे? 70। इसका आंसर 70 आएगा फिर, ठीक है। तो इस तरीके से एलसिफ एलसिफ वाले में जो है कंडीशन चेक होती है। इसको एलसिफ नहीं एलिफ बोल देंगे, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे।
आउटपुट पूछ रहा है, वही सेम ऊपर वाले का क्वेश्चन का आंसर है। जैसे अगर डिवाइड किया हुआ है तो डिवाइड में पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, तो जब पॉइंट में आएगी तो इसका मतलब 85 को जब डिवाइड करेंगे 17 से तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 85, और यहाँ पे कितना होगा, 0। तो जब डिवाइड करके पूछ रहा है तो डिवाइड वाले में इसका आंसर 0.0 आएगा, मतलब पॉइंट में लगा रहेगा, ये पॉइंट लगा रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे पूछता है कि m फ्लोर डिवीजन n क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, तो इसका आएगा केवल आंसर 5। लेकिन अगर केवल डिवीजन लगा हुआ है m डिवीजन n, तो इसका आंसर आएगा 5.0। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में कहीं पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5.0। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगले वाले पे देखते हैं क्या कह रहा है। m प्लस n, तो दोनों की वैल्यू जुड़ जाएंगी, तो इसका कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 67। ये तो इजी था काफी। इसमें क्या कह रहा है, तो इंटू करना है, तो 20 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 20 इंटू 6 120 आ जाएगा इसका। 40 वाले में माइनस हो रहा है, तो इसकी वैल्यू जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 40 वाले पे क्या आएगा, 88 आ जाएगा, ठीक है। अगले वाले में क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 70, और n की वैल्यू जो दी है वो 10 है, 70 और 10। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो जैसे यहाँ पे क्या लगा है, मॉड, मॉड क्या बताता है, तो ये रिमाइंडर बताता है कि रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर में जैसे अगर मान लीजिए हम डिवाइड करेंगे 70 को 10 से, तो 7 टाइम्स गया, 70 हो गया, इसका रिमाइंडर कितना आया, 0, कुछ बचा ही नहीं। तो m की वैल्यू कितनी आएगी फिर, यहाँ पे 0 आएगी, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे 42 में क्या कह रहा है, तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो आउटपुट पूछ रहा है, तो m की वैल्यू हमारी 57, और यहाँ पे अगली वैल्यू जो n की दी है वो कितनी है, वो है हमारी 19। ये n की वैल्यू है, ठीक है। चेक कर रहा है कि दोनों क्या इक्वल है, ये कंडीशन क्या हो रही है फिर, फॉल्स। ये जो इक्वल लगा है ऑपरेटर, ये कौन से टाइप का ऑपरेटर है, ये सब आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी। ये हमारा टाइप का कौन सा है, रिलेशनल ऑपरेटर, क्योंकि ये दो वैल्यू के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि क्या क्या होगा इसमें। तो जैसे जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा बूलियन में आती है। बूलियन का मतलब इसकी जो आंसर होंगे वो केवल या तो ट्रू होंगे, और या तो क्या होंगे, या तो फॉल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे पूछ सकता है कि रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, या कोई सिंबल दे दिया, पूछ लिया कि कौन सा यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर है। तो यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारे के सारे कौन से ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, m की वैल्यू जैसे 33, तो कह रहा है कि 33 हमारा क्या ग्रेटर देन 33 है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो जब फॉल्स होगा तो कहाँ जाएगा, अगले वाले स्टेटमेंट पे, एलिफ पे। तो यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्या 33 जो वैल्यू है वो क्या इक्वल टू 30 है, तो ये भी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो जब फॉल्स हो रही है तो कहाँ जाएगा अब, तो अब नेक्स्ट वाले एल्स पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी, और किस में लिखा हुआ है ये, तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, मतलब ये एज इट इज आएगा। तो ये ऑप्शन सही होगा पहला इसमें, ठीक है। 44 में इसकी भी कंडीशन हम लोग चेक करते हैं क्या कह रहा है इसमें। तो जैसे यहाँ पे जो वैल्यू दी है, m की वैल्यू दी है 99, तो यहाँ पे आप देखिए दो दो कंडीशन चेक करनी पड़ रही है, एंड लगा है, फिर एंड लगा है, यहाँ पे भी एंड। तो इसको थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई कंडीशन आपकी गलत हो गई तो वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो कह रहा है कि पहली कंडीशन की जो वैल्यू है m की वो है 99, ये ग्रेटर देन 9 है, ये पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, ठीक है। इस तरीके से लिखा करिए आप लोग। फिर उसके बाद एंड जब कंडीशन लगाए तो यहाँ पे कह रहा है कि 99 क्या लेस देन हमारा 19 है, ये कंडीशन हो रही है फॉल्स। अभी ऊपर मैंने क्वेश्चन में बताया था कि अगर एंड लगा हुआ है और ये पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, ओवरऑल कंडीशन क्या होगी इसकी, फॉल्स होगी। तो जब फॉल्स हो गई पहली कंडीशन, तो अब कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट वाले में। तो यहाँ पे फिर से चेक करेगा कि जो हमारी वैल्यू है 99, वो क्या ग्रेटर देन 19 है, ये ट्रू है। फिर एंड लगा है, 99 क्या लेस देन 39 है, ये कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ ट्रू और फॉल्स का कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पे ये भी नहीं चलेगा, नेक्स्ट वाले में आएगा। यहाँ चेक कर रहा है कि 99 ग्रेटर देन 39, कंडीशन ट्रू है।
और जो 99 है वो लेस देन 59, ये कंडीशन फॉल्स है। तो फिर ट्रू और फॉल्स का क्या मिला? फॉल्स मिला, तो ये भी नहीं चलेगा। तो अब कहाँ पे आएगा? सीधा एल्स वाले पार्ट में आएगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डी डी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी वाला होगा। ठीक है, तो 44 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख के सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन भी आपके गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एम की वैल्यू 200 है। एम की वैल्यू 200 है। इसको भी इसी तरीके से चेक करिए। तो यहाँ पे 200 लेस देन इक्वल टू 25, ये कंडीशन चेक किया, और कंडीशन लगी है। तो मैंने बताया था कि और में कि दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन सही है या दोनों सही है तो हमारा कंडीशन ट्रू होगा। तो 200 लेस देन तो होगा नहीं, ये फॉल्स हो गया। और यहाँ पे 200 ग्रेटर देन इक्वल टू 200, तो ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है ना इसके, तो इक्वल है तो यहाँ पे इस कंडीशन ट्रू होगी। तो जब फॉल्स और ट्रू की कंडीशन यहाँ पे और में देखेंगे तो एक कंडीशन फॉल्स है दूसरी ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ट्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ए आएगा, मतलब 45 का डी वाला ऑप्शन सही होगा, 45 का डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में। अब ये जैसे वाइल का क्वेश्चन है, वाइल वाले में क्या होता है? ये लूप हमारे पास कितनी होती है? अगर पाइथन आप लोगों ने पढ़ा है तो लूप में दो लूप होती है। कौन कौन सी? पहली होगी हमारी यहाँ पे फॉर लूप, और दूसरी कौन सी होती है? वाइल लूप होती है, वाइल लूप। तो वाइल और फॉर दोनों के दोनों लूप है। लूप का काम क्या होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक उसके स्टेटमेंट्स को बार 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 एग्जीक्यूट करते रहना जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है कि ये एक लूप दी है और इस लूप की कंडीशन है ये। अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये बार बार, मतलब स्टेटमेंट ये दोनों के दोनों जो है इस तरीके से ऊपर जाएंगे, फिर चलते रहेंगे यहाँ पे, और फिर ऊपर से यहाँ पे कंडीशन चेक करके आएगा, फिर चलता रहेगा चलता रहेगा। इस तरीके से बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो एक एक कंडीशन हम लोग चेक करते हैं इधर कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? 6, और चेक कर रहा है कि वाइल में कि जब 6 हमारा लेस देन 11 है, तो जब तक ये 6 लेस देन 11 रहेगा तब तक ये लूप क्या होगी? चलती रहेगी कंटिन्यूअस। तो 6 लेस देन 11, पहले तो कंडीशन चेक करो कि ये सही है, कंडीशन हमारी ट्रू है। फिर यहाँ पे प्रिंट कर रहा है m की वैल्यू, और एंड इक्वल टू स्पेस का मतलब हो गया कि जो भी m की वैल्यू प्रिंट होगी उसके साथ वहाँ पे स्पेस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप 6 है, तो 6 प्रिंट हुआ। उसके बाद एंड इक्वल टू स्पेस मतलब अगली वैल्यू जो प्रिंट होगी तो यही होगी। ठीक है, अगर ये ना ही लगा होता तो अगली वैल्यू यहाँ पे इसके नीचे नीचे प्रिंट होती, यहाँ 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 इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे एंड इक्वल टू ये लिखा हुआ है, जिसका मतलब अगली वैल्यू यहीं प्रिंट होगी। तो कंडीशन सही हो गई। और उसके बाद m की वैल्यू जब चेंज हो रही है तो पहले 6 थी वैल्यू, अब 1 ऐड होके कितनी हो गई? 7। तो जब ऊपर जाके कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन क्या चेक करेगा ये कि 7 क्या लेस देन 11 है? ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर से m की वैल्यू प्रिंट करेगा तो 7 आ जाएगी। तो इस तरीके से जब चलता जाएगा तो m जो वैल्यू है वो 7 लेस देन 11 चेक होगा, 8 लेस देन 11 जब चेक होगा तो इसकी वैल्यू 8 प्रिंट हो जाएगी, 9 लेस देन 11 चेक होगा तो 9 प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे 10 लेस देन 11 चेक होगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 11 लेस देन 11 जब चेक करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। तो जब कंडीशन ही फॉल्स हो जा रही है तो ये वाला चलेगा नहीं स्टेटमेंट। तो वैल्यू क्या क्या आई? 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10 किस में है? सी वाले में है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है m की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है कि जब तक 2 लेस देन 5 रहेगा तब तक हमारा ये लूप चलेगा। तो सेम वैसे ही है, तो 2 लेस देन 5, तो m की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 की वैल्यू पहले प्रिंट होगी। फिर उसके बाद अब यहाँ पे वैल्यू जो m की ऐड हो रही है वो 2 इंक्रीज हो रही है, तो मतलब 2 तो ऑलरेडी थी, 2 के साथ जब 2 और ऐड हो जाएगा इसमें, 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे होगा m, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब जाके ऊपर चेक कर रहा है कि 4 क्या लेस देन हमारा 5 है? ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो फिर से जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो अगली वैल्यू m की कितनी आई थी? 4, 4 प्रिंट हो जाएगा। अगली बार जब यहाँ पे चेंज होके वैल्यू ऐड हुई इसमें, तो ऐड होने पे कितनी हो गई थी वैल्यू इसकी? 4 प्लस 2 कितना आ गया? 6। तो क्या 6 जो है लेस देन 5 है? ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वैल्यू कितनी प्रिंट होगी? पहला ऑप्शन। ठीक, अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें भी देखिए तो कंडीशन चेक कर रहा है,
m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 5। तो यहाँ पे इन दोनों को पहले ऐड करेगा, फिर उसके बाद इसको कंडीशन चेक करेगा। देखिए यहाँ पे जो प्रेसिडेंस होता है, प्रेसिडेंस का मतलब हो गया कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट इसमें क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस का मतलब हो गया कि 1 + 5 कितना आ गया, 6। चेक कर रहा है कि 6 लेस देन 8 है, कंडीशन ट्रू है। तो m की वैल्यू में 1 बढ़ा देगा, m की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे m की वैल्यू में जब 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m की वैल्यू 1 + 1 तो कितना हो गया 2। तो यहाँ पे चेक करें, m की वैल्यू जब प्रिंट होगी तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 2, 2 आ गया। अब m की वैल्यू तो चेंज हो गई ना हमारे पास, तो m की वैल्यू जब चेंज हो गई तो यहाँ पे अगली बार जब ये ऐड होगा तो n के साथ m ऐड होगा, तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2। ठीक है, तो कंडीशन चेक कर रहा है कि n + m, तो n की वैल्यू तो वही है, चेंज तो हुई नहीं। तो 5 + 2 आ गया 7। ये चेक कर रहा है कि 7 लेस देन 8 है, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे जब वैल्यू प्रिंट करेगा m+1 करके, तो m+1 होके कितना हो जाएगा, m की वैल्यू ऑलरेडी 2 थी, +1 और ऐड हो गया तो कितना हो गया 3। अब यहाँ पे जब चेक करेगा कि जो है प्रिंट करना है तो 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद चेक करेगा कि n + m, तो 3 प्लस कितना होगा 5, तो ये कितना हो गया 8। तो कंडीशन चेक करेगा क्या 8 लेस देन 8 है, 8 लेस देन 8, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। यहाँ पे कितना प्रिंट होगा फिर 2 3, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कंडीशन दी हुई है, इसको चेक करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, तो ये हमारा वेरिएबल जो असाइन हो रहा है, ये 2 की वैल्यू पहले जाएगी m में, और n की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 5 होगी। ठीक है, यहाँ पे जब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो गई 2 और n की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो इसको जब चेक करना होगा कि n की वैल्यू कितनी है, तो 5 लेस देन 10, लेस देन क्या, लेस देन 5 है, ये 10 वाला जो चेक कर रहा है। अगर ये कंडीशन सही है तो यहाँ पे प्रिंट करेगा n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी है 5, तो सबसे पहले 5 प्रिंट करेगा, अगली वैल्यू प्रिंट करेगा यहाँ पे। तो कंडीशन चेक हो गई, लेकिन वैल्यू जो है फिर से चेंज हो रही है। तो m की वैल्यू में कह रहा है कि n आएगा, और मतलब इस वाले का इस तरीके से चलेगा, और इस वाले का इस वाले का चलेगा पूरा इससे। तो अगले वाले n में क्या कह रहा है कि m+n हो रहा है। तो देखिए हमारे पास अभी m और n की वैल्यू कितनी थी 2 और 5, तो इसी में वैल्यू रखेंगे। तो n की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी बन जाएगी 2, और m+n, तो इन दोनों को ऐड करके बन जाएगा, तो हो जाएगा 7। ठीक है, तो अब ये कंडीशन में वैल्यू चेंज हो गई। अगली बार जब ये चेक कर रहा है कि n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 7। तो अगली कंडीशन जब चेक करेगा 7 लेस देन 10, तो जब कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन फिर से ट्रू है। तो पहली बार वैल्यू यहाँ पे जो प्रिंट हुई थी 5, उसी के आगे अगली वैल्यू प्रिंट होगी। तो n की वैल्यू कितनी थी अगली 7, 7 प्रिंट करेगा, चेक करेगा m = n और n = m+n। तो n की वैल्यू तो हमारे पास कितनी थी यहाँ पे, n की वैल्यू 7 थी, यहाँ पे आ जाएगा m = 7, और यहाँ पे n की वैल्यू जब पूछ रहा है तो n की वैल्यू कितनी आएगी फिर, तो दोनों को जोड़ जोड़ देगा। तो 7, 7 प्लस कितना होगा n, 7 तो कितना हो गया 14। तो यहाँ पे जब अगली वैल्यू चेक करेगा तो 14 क्या लेस देन होगा 10, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो अब यहीं बंद हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 49 वाले का, 49 का क्या आएगा 5 7, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अब जैसे यहाँ पे फॉर लूप यूज़ हो रहा है, तो फॉर लूप में जैसे यहाँ पे फॉर आई इन m लिखा है, तो m के में जो इंडेक्स दिया, ये स्ट्रिंग दी गई है, तो इसमें एक-एक वैल्यू चलेगी। जैसे ये पहला 0 फिर 1 फिर 2। तो पहली बार जब i की वैल्यू निकल के आएगी तो वो कितनी आएगी, a आएगी। फिर अगली बार i की वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी, ये b आएगी। ये एक-एक सिंगल लेटर है, इसको स्ट्रिंग बोलेंगे, ठीक है? और अगली बार i की वैल्यू कितनी आएगी, तो c आएगी, ठीक है? तो जो-जो ये वैल्यू आ रही है, तो इसमें एक-एक वैल्यू प्रिंट होगी इंड के साथ स्पेस लग के, ठीक है? तो पहली बार a की वैल्यू कितनी आई, a, तो a प्रिंट हो जाएगा, फिर स्पेस, फिर अगली बार i की वैल्यू b आई तो b प्रिंट हो जाएगा, फिर अगला i की वैल्यू c आई, c प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर जो होगा इसका a, b, c आएगा। अब देखिए यहाँ स्पेस दिया हुआ है, तो अब दोनों में कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ ये वाली वैल्यू प्रिंट करेगा कि ये वाली। तो इसमें देखेंगे तो स्पेस लिखा लगा हुआ है एक तरीके से, तो ये वैल्यू जो प्रिंट करेगा वो सी वाले ऑप्शन का करेगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसे लिखा होता एंड इक्वल टू, ऐसे लिखा होता, तब इसका मतलब इसके बीच में स्पेस नहीं है।
लेकिन यहाँ तो साफ दिख रहा है ना कि स्पेस है, तो इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा सी वाला करेक्ट इसमें। ठीक है? चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को ये वीडियो मिल सके। ठीक है?